हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सॉलिड स्टेट के चैप्टर में ना 2 लेक्चर अभी तक हम लोग का हुआ है। ठीक है ना। पहला क्लास तो इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़े हम लोग, एमोर्फस क्रिस्टलाइन का डिफरेंस पढ़े हम लोग, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े हम लोग। ठीक है ना। फिर हम लोग यूनिट सेल पढ़े, यूनिट सेल का टाइप्स पढ़े हम लोग। फिर हम लोग क्रिस्टल सिस्टम में आए हम लोग। ठीक है ना। ब्रेवियस लैटिसेस पढ़े, वो आपको ट्रिक बताया था याद करने वाला। ठीक है ना। उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली वो क्रिस्टल सिस्टम से पूछता है और 1-2 बार लिख लीजिए, आपको यहाँ जाके फिट हो जाने वाला हो। ठीक है ना। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें, मेहनत। ठीक है। और लास्ट कुछ क्वेश्चन भी दिए थे हम, ठीक है ना, बनाने के लिए। कुछ असाइनमेंट का भी क्वेश्चन था, अभी ग्रुप में मैंने बता दिया था कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। वो शायद क्वेश्चन नंबर 1 to 4 था। ठीक है ना। 8, 9 शायद था। ठीक है ना। अभी जो भी क्वेश्चन है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन था, बता दिया था मैंने नंबर, मुझे तो याद नहीं है नंबर कौन कौन सा था। ठीक है ना। अब देख लेंगे आप। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना। वो लास्ट क्लास मैंने दिया था, उस तरह क्वेश्चन जनरली पूछता है और असाइनमेंट में भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह का मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ यूनिट से निकालना था उसके अंदर, है ना। क्वेश्चन ये था, मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक है ना। कितना दे रखा है, 2.3 ग्राम था, है ना। 2.3 ग्राम सोडियम एटम के अंदर हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट सेल बताना है, इसके अंदर कितना होगा। ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा ना हम लोगों को, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मोल, एटॉमिक मास। सोडियम है एलिमेंट का केस, इसलिए एटॉमिक मास लेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 0.1 मोल, है ना। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जनरली सीबीएसई में पूछता है। अभी 2017 में भी पूछा था क्वेश्चन, वो असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, क्वेश्चन नंबर होगा 8 शायद। ठीक है ना। 8 या 7 ऐसे कुछ है। ठीक है ना। ठीक है ना। उसमें वो एल्युमिनियम वाला केस था क्वेश्चन। ठीक है ना। नंबर मुझे याद नहीं है, आप देख लेंगे। वो सेम क्वेश्चन 17 में पूछे हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है ना। खैर आप देखिए, इसको समझिए आप, इसमें डेटा वेटा आसान है, इस वजह से कैलकुलेशन भी आसान होगा इसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लिए। हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1 और एवोगैड्रोस नंबर कितना 6.022 इंटू 10 to the power 23, है ना। चाचा तो कांस्टेंट है ना, डलते डलते नहीं है ये। तो 6.022 इंटू 10 to the power 23, सॉरी 22। ठीक है ना। इस पॉइंट को नीचे लाएंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, समझे ना। ये नंबर ऑफ एटम्स है। क्वेश्चन में ये मेंशन था कि सोडियम एटम बीसीसी क्रिस्टल को फॉर्म करता है। ठीक है ना। ये मेंशन था। ठीक है ना। सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेस बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इसके अंदर, जो टोटल एटम्स था। ठीक है ना। जो टोटल पार्टिकल्स था हम लोग के पास। ठीक है ना। कितना था, बीसीसी में 2 था, है ना। वो डेरिवेशन किए थे 1/8 इंटू 8, तो 1 आया था। और बॉडी सेंटर पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1, तो 1 + 1 टोटल पार्टिकल कितना 2, है ना। तो देखिए, एक यूनिट सेल में ना, सिंगल यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना 2 हम लोग के पास। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा लेंगे हम लोग कि एक यूनिट सेल जो है ना 2 पार्टिकल कंटेन करता है, या यूँ कहिए कि 2 पार्टिकल जो है ना एक यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ये 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ठीक है। तो एक पार्टिकल मौजूद होगा कहाँ पर हम लोग पास, 1/2 यूनिट सेल के अंदर। तो इतना पार्टिकल हम लोग पास, इतना एटम है। पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, फिलहाल एटम है हम लोग के पास। ठीक है ना। तो इतना है हम लोग पास। तो देखिए 6.022 इंटू 10 to the power 22 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, यूनिट सेल कितना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 to the power 22 डिवाइड बाई 2, है ना। 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 3.011 इंटू 10 to the power 22 यूनिट सेल। ऐसा 2-3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में है। ठीक है ना। सीबीएसई में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स याद होना चाहिए कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था 1,
ठीक है ना। बीसीसी में 2 आया था, एफसीसी में 4 आया था हम लोग पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंड सेंटर्ड में हम लोग पास 2 आया था। ये पार्टिकल्स आपको याद होना चाहिए, उसी के बेसिस पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, निकाल जाएंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इसको। तो यही आइटम हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। तो पार्टिकल एटम्स भी हो सकता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, फिर आयंस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बना लेंगे बाकी का दोनों क्वेश्चन सब, लिख लिया आप इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी। हटा इसको। तो जब भी आपको किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर पूछेगा आपसे, तो उस एटम का मास आपको या उस मॉलिक्यूल का मास आपको दे देगा। अब मोल्स फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर से, फिर यूनिटरी मेथड लगा लीजिए आप, ठीक है। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग के पास है, लिखिएगा। लिखिए द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, दिख रहा है हेडिंग दिख रहा है, पी नहीं दिख रहा है, अरे क्या बात बोल रहा हूँ, पी कहाँ चला गया, ये पैकिंग नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं है? लिख रहा है, लिखिएगा द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, the percentage of total space, the percentage of total space occupied by the particle, the percentage of total space occupied by the particle, the percentage of total space occupied by the particle, पार्टिकल के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा एटम्स, molecules और ions. The percentage of total space occupied by the particle, the percentage of total space occupied by the particle, ब्रैकेट में लिख लीजिए एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर दिया, आगे लिखिए। इज नोन एज packing efficiency, is known as packing efficiency, is known as packing efficiency, ठीक है। देखिए हम लोग ने लास्ट वो यूनिट सेल का टाइप जो पढ़े थे, तो पढ़े थे हम लोग सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में आपको बताया गया था कि पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद होगा, कॉर्नर पोजीशन में मौजूद होगा, ठीक है ना। फिर एफसीसी था, फिर बीसीसी पढ़े हम लोग, ठीक है ना। इन सब का ना पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम लोग। मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंपल यूनिट सेल के आप एग्जांपल समझिए आप, ठीक है ना, कि ये यूनिट सेल है, ठीक है। इसमें 8 कॉर्नर पे के ऊपर हम लोग पार्टिकल खड़ा कर दें, ठीक है ना। तो इस यूनिट सेल का कुछ ना कुछ एरिया, जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है ना ऑक्युपाइड कर लेगा ये सब पार्टिकल, ठीक है ना। तो इसी का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने वाला। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंट रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तभी निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो परसेंटेज देखिए कैसे निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग। उसके लिए फॉर्मूला ये है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना,
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब परसेंट के लिए क्या, तो 100, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आपको पता है, बचपन से मैथमेटिक्स में आप पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, कि लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है क्यूब का, तो जाहिर सी बात है एज लेंथ बराबर होगा तो ए क्यूब होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। रही बात पार्टिकल का वॉल्यूम, तो पार्टिकल जो है हम लोग के पास स्फेरिकल पार्टिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब, ठीक है ना। तो देखिए अभी कैलकुलेशन में डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन में देखिए कैसे कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल पहले ये फार्मूला लिख लीजिए आप, ठीक है ना, पैकिंग इफिशियंसी का। ठीक है, इसमें एक टर्म और समझ लीजिए आप, ठीक है ना। एक टर्म होता है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, पीएफ, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अभी दोनों फार्मूले को बहुत गौर से देखिएगा आप, तो ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 नहीं है ना। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंट अगर बात करेंगे ना हम लोग, तो क्या कहलाएगा, पैकिंग इफिशियंसी कहलाएगा, ठीक है ना। और इन टर्म्स विदाउट परसेंट बात करेंगे हम लोग, तो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो या तो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पैकिंग इफिशियंसी बन जाएगा, ठीक है ना, या नहीं तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के बाद उसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो फिर वापस से पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई बात। तो हम लोग को पढ़ना पैकिंग इफिशियंसी है, ठीक है ना। तो हम लोग पैकिंग इफिशियंसी एक एक करके निकालेंगे अभी हम लोग, ठीक है। लिख लीजिए इस फॉर्मूले को आप, पैकिंग इफिशियंसी, हटा देना। देखिए पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे एक एक करके हम लोग, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आपको लास्ट क्लास में बताए थे हम लोग कि आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिखिए, या फिर आप इसको लिखिए क्या, या फिर इसको क्या लिखिए, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो उम्मीद करता है कि आपको लास्ट क्लास का डेफिनेशन याद होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल का, कि वैसा यूनिट सेल था जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद था, कॉर्नर पोजीशन पे, है ना। तो अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, लेकिन आप बनाइएगा, परफेक्ट क्यूब बन सकता है तो आप बनाइएगा। मेरा ड्राइंग तो खैर माशाल्लाह आपको पता ही है ना संदीप, नहीं माशाल्लाह ड्राइंग है, ठीक है। खैर देखिए कॉर्नर पोजीशन है पार्टिकल, ठीक है ना। ये कॉर्नर एक है, मान लीजिए इस तरह का पार्टिकल, ठीक है, ये कॉर्नर एक पार्टिकल, ठीक है ना। यूँ समझ लीजिए आप कि आपके सामने दो कॉर्नर है, ठीक है ना, जहाँ पे आप बैठे हैं तुम सर के ऊपर देखिएगा आप, ठीक है ना। तो आपको दो कॉर्नर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। रूम में भी जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप, वहाँ भी दिखाई देगा आपको। दोनों कॉर्नर पर इतना बड़ा क्रिकेट बॉल या फुटबॉल समझे नहीं, बलून खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, कि दोनों फुटबॉल एक दूसरे को क्या करता हो, टच करता हो, ठीक है ना।
मतलब हम लोग क्या किए थे लास्ट पिक्चर की क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या किए थे, कोई क्यूब बनाए थे हम लोग, तो हम लोग ऐसे पार्टिकल खड़ा किए थे, याद ही होगा शायद आपको, है ना। एक्चुअली पार्टिकल एक दूसरे को टच करता है। हम लोग इतना बड़ा जो पार्टिकल बनाएंगे तो कौन पार्टिकल किस में चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पिक्चर की क्लैरिटी के लिए क्या किया था हम लोग, ये क्लीन समझ में आया, ठीक है ना। इसमें पार्टिकल को दूर बना था, लेकिन एक्चुअली टच करता है, मतलब दो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इसको टच करेगा पार्टिकल, ठीक है ना, ये कॉर्नर का पार्टिकल इस कॉर्नर के पार्टिकल को, इस कॉर्नर पार्टिकल को टच करेगा, तो एक्चुअली में टच करता है। लेकिन हम लोग पिक्चर की क्लैरिटी के लिए क्या किया था, हम लोग थोड़ा दूर बनाए थे हम लोग पार्टिकल को, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली टच कर, क्योंकि अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, तब हम लोग को टच करा के ड्राइव करना पड़ेगा हम लोग को, तो एक्चुअली टच करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग लास्ट क्या किए थे ना, सिंपली पार्टिकल को अरेंज कर दिए थे। अब बता दिए कि भाई यहाँ कॉर्नर पार्टिकल तो सिंपल यूनिट सेल कहलाएगा। लेकिन आप चाहिए तो 8 पार्टिकल को बराबर बनाइए, तो आपको लगेगा कि एक सब पार्टिकल दूसरे में ना मर्ज कर गया, घुस गया था, ठीक है ना, पता ही नहीं चलेगा कौन किधर चला गया है, ठीक है। तो देखिएगा, मान लिया है क्या लेट ए, ठीक है ना, ए मान लिया हम लोग क्या, एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, ये एज लेंथ है, ठीक है ना। और आर मान लीजिए क्या, आप रेडियस ऑफ पार्टिकल या रेडियस ऑफ स्फीयर, पार्टिकल स्फेरिकल ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब समझिए आप बात को, ये पॉइंट को ए मान ले रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को बी मान ले रहे हैं हम, ठीक है ना, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। हाँ, ये दो लाइन अभी से जो भी डेरिवेशन होगा ये इसमें, ठीक है ना, अभी तो पहली बार हुआ है, उसके बाद जो भी डेरिवेशन होगा ये लाइन दोबारा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। आप तो पता ही दोबारा लिखने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है ना। तो स्केच में बचेगा देश का, है कि नहीं, तो काम ही आएगा, हम ही लोगों को काम आएगा। तो आप समझ ली बात को, ठीक है ना, लेट हम लिख देंगे, बाकी सब आपको खुद से लिखना है, ठीक है। देखिए आप समझिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फिगर में, ए बी बराबर स्मॉल ए लिख सकते हैं ना, ए से बी का डिस्टेंस स्मॉल ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर प्लस आर, कितना आर, 2r, तो 2r बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं ना। मतलब क्या हुआ कि रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है, सिंपल यूनिट सेल के अंदर रेडियस एज लेंथ का एग्जैक्टली हाफ होगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पॉइंट से इसका तो खैर बहुत सिंपल है, नाम ही सिंपल है, तो काम भी इसका बहुत सिंपल है, ठीक है ना। रिलेशन जो है ना, रेडियस और एज लेंथ के बीच का जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में। अभी तो हम लोग फर्स्ट पढ़ें, सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद FCC पढ़ेंगे, फेस सेंटर्ड वाला BCC पढ़ेंगे, तो सब में रेडियस और एज लेंथ के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। उस रिलेशन को आपको याद रखना एज ए फॉर्मूला, ठीक है ना। डेरिवेशन तो खैर हो ही रहा है, ठीक है ना, तो डेरिवेशन से बेसिक वाले लोगों को पूछता है कभी कभी। बिहार बोर्ड में रिजल्ट सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये रेडियस और एज लेंथ का रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना। इतना सिंपल नहीं पूछता है कि नाम ही सिंपल है तो बहुत सिंपल है, तुक्का ही बच्चा मार देता है, कभी कभी हाफ होगा हो, सब नहीं लगा दिया, कभी कभी सही भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जितना भी यूनिट सेल पढ़ेंगे सबका रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो खैर सिंपल यूनिट सेल के अंदर रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन ये आया हम लोग के पास कि जो रेडियस है वो एज लेंथ का एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है। लिख ले पहले यहाँ तक आप, चलिए हो गया जी। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या निकालना है, हम लोग वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और पार्टिकल स्फेरिकल होगा और स्फेयर का फॉर्मूला
खैर गांव का बच्चा बच्चा जान रहा है कि नहीं, आप लोग तो शहर के हैं, है जी, ठीक है। ये 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ना कि 4/3 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, पाई को छोड़ दीजिए, और आर का वैल्यू कितना निकाल के लाए, a/2 पुट कर दीजिए, a/2 का होल क्यूब, ठीक है। देखिए 4/3 आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, पाई को छोड़ दीजिए, और a क्यूब लिख सकते हैं, और 2 का होल क्यूब कितना लिख सकते हैं, 8, है ना। ज़्यादा साइंटिस्ट बच्चा 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 लिख देता है, नहीं, क्यूब है, पावर, ठीक है ना, तो 2 3 टाइम्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई। चलिए अब कितना बच्चा बोलेगा सर इतना भी कमज़ोर नहीं हम लोग, समझ नहीं, अरे नहीं कमज़ोर कहाँ बोले, तो बहुत ताकतवर हो, है कि नहीं, कैसे संदीप, ठीक है। तो क्या है हम लोग के पास, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल पाई a क्यूब डिवाइड बाय 6 आया, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछता है, ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज, ऑप्शन दे देगा आपके पास, पाई a क्यूब बाई 3, पाई a क्यूब बाई 2, पाई a क्यूब बाई 6, फलाना ढिमकाना, कुछ भी लिख, गलत लिखना, क्या कुछ लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। आपको बताया, देखिए यहाँ से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है बिहार बोर्ड में, CBSE में तो खैर डेरिवेशन ही पूछता है कभी कभी, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोगों का पार्टिकल का वॉल्यूम आ गया पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिख रहा है जी, देखो तो, हाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसके नीचे नहीं दिखेगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना। क्यूब का वॉल्यूम तो 2 3 का तो बच्चा बता सकता है, थिंक, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब है, क्योंकि एज लेंथ बराबर हम लोग के पास, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना, तो a क्यूब लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए आप, ये फिगर हटा रहे, ठीक है ना, हटा देना इस फिगर को, अब देखिए नाउ, अब क्या निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था ना, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, या टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, और इनटू 100, ये ना फॉर्मूला था हम लोग के पास, ठीक है। देखिए पार्टिकल का वॉल्यूम कितना निकाल के लाए हम लोग, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6 निकाल के लाए, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6, ठीक है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या, a क्यूब, ठीक है ना। ये a क्यूब से a क्यूब सन्नाटा हो गया, और पाई का वैल्यू तो खैर अपने घर में छोटे भाई बहन से ही पूछ लीजिए तो भी बता देगा, ठीक है ना, हम बताए तो खैर बेइज्जती है, ठीक है। बाकी इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू 52.4% आएगा यहाँ पर, और जिन महानुभावों का नहीं आए मिस कॉल कीजिएगा आप मुझे, ठीक है ना। बोलिएगा सर तो आपको याद है तब ने लिख दिया, तुम नहीं, आपको भी याद ही करना पड़ेगा, रिजल्ट है ये, ठीक है ना। बात समझ में आई, अगर आपसे डेरिवेशन नहीं पूछे तो आपसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा वो, तो रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है ना। कर लो जी संदीप, कैलकुलेशन करिए, लो तुम करके चेक कर ही लो, है कि नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाना चाहिए तो, क्या जी रोशन, है कि नहीं। तब चलिए इधर हटा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा तो पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आया, ठीक है ना। तो एक के नोट करके लिखिए,
ऑक्युपाइड स्पेस, NOT नोट है, सुनने हैं, 52.4%। और अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, 100 में से माइनस कर दिया, कितना, 47.6 है ना। बोलो भाई सही है कि नहीं, ठीक है ना, सही, ठीक है। अब देखिए बात समझिए आप, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आया, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, ये समझ लीजिए आप, तो बात समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। देखिए सिंपल यूनिट सेल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। तो सिंपल यूनिट सेल में डेफिनेशन ही था कि कॉर्नर पे पार्टिकल हो, तभी आपको बताया कि देखिए कॉर्नर पे पार्टिकल होगा, लेकिन हर कॉर्नर पे पार्टिकल दूसरे कॉर्नर के पार्टिकल को टच करता है, ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि आप जिस रूम में अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उस रूम में आप बैठे हुए हैं और 8 कॉर्नर पे इतना इतना बड़ा फुटबॉल खड़ा कर दिया गया है। वो 8 फुटबॉल एक दूसरे के कॉर्नर पे क्या करता है ना, एक कॉर्नर का पार्टिकल दूसरे कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, ठीक है। तो आप एज्यूम कीजिए कि 8 कॉर्नर पे बड़ा बड़ा फुटबॉल रखा हुआ है और कॉर्नर का पार्टिकल एक दूसरे वाले कॉर्नर के पार्टिकल को टच कर रहा है, तो उस रूम का 52.4% वॉल्यूम ऐसा होगा जो उस पार्टिकल उस फुटबॉल के जरिए ऑक्युपाइड कर लिया होगा, घेर लिया गया होगा, है ना। जैसे आप जहाँ बैठे हुए हैं वो भी एरिया ऑक्युपाइड करके बैठे हुए हैं आप, है ना। तो उसी तरह कोई पार्टिकल अगर कहीं कॉर्नर पे खड़ा किए हम लोग और उसका 1/8 हिस्सा उस यूनिट सेल के साथ में है, ठीक है, हिस्सा तो बताया था आपको हम, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो हम लोग उसका ना ये कैलकुलेशन करें पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लेगा उसका। तो ये ऑक्युपाइड एरिया है, ऑक्युपाइड स्पेस है ये, ठीक है ना। 52.4 वैकेंट कितना होगा, क्योंकि पूरे एरिया में तो है नहीं, है ना, खाली कितना होगा, तो 47.6%। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, नाम क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कौन सा यूनिट सेल के लिए पूछ रहा है वो, तो हर यूनिट सेल के लिए ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड स्पेस अलग अलग आने वाला है। तो आपको ये डेटा एग्जैक्टली याद होना चाहिए आपको, मतलब, ठीक है ना, कि सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो ऑक्युपाइड स्पेस है वो 52.4% आता है, जो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग का आया है, ठीक है ना। और इसी को पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दे तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन अगर लिखे हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन तो कितना लिखेंगे, 0.524%, सॉरी परसेंट नहीं, 0.524, ठीक है ना, ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो, ठीक है, वो 100 नहीं रहेगा, ठीक है ना। खैर, तो ये ऑक्युपाइड स्पेस 52.4% और 47.6% अनऑक्युपाइड स्पेस होगा, ठीक है। तो अनऑक्युपाइड, कभी कभी अनऑक्युपाइड वर्ड लिखता है, कभी कभी लिखेगा क्या, फ्री स्पेस, ठीक है ना, कभी कभी लिखेगा वैकेंट स्पेस, ठीक है ना, कभी कभी लिखता है क्या ये इम्पिटी। घबराइएगा नहीं सर, आप तो अनऑक्युपाइड लिखाए थे अभी 2018 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है ना, कि बीसीसी यूनिट सेल के अंदर ना, बीसीसी पढ़ेंगे अभी तो सिंपल पढ़ रहे हैं, बीसीसी यूनिट सेल के अंदर फ्री स्पेस बताइए कितना होगा। फ्री का मतलब अनऑक्युपाइड के बारे में ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो कभी अनऑक्युपाइड वर्ड इस्तेमाल करता है, कभी फ्री वर्ड इस्तेमाल करता है, कभी वैकेंट वर्ड इस्तेमाल करता है, कभी इम्पिटी वर्ड इस्तेमाल करता है, इसलिए सब आपको बता दिए, वरना अनऑक्युपाइड याद करे गए, वहाँ लिखा था इम्पिटी स्पेस, बच्चा मास्टर खोज रहा है, सर ये सब कहाँ पढ़ाए थे आप, है कि नहीं। हाँ, तो समझ ली बात को अच्छे से, वरना सर आपको लिखाना चाहिए था, कितना बच्चा तो ये भी होता है सर लिखाए नहीं आप, हमको कहाँ पता चला कि अनऑक्युपाइड का मतलब इम्पिटी है, वैकेंट स्पेस के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या वर्ड लिखता है, अनऑक्युपाइड वर्ड लिखेगा या फ्री स्पेस, वैकेंट स्पेस, इम्पिटी, सब एक ही चीज़ है। तो आपसे ये पूछेगा ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड कितना कितना परसेंट है, पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो अनऑक्युपाइड ही फ्री है, फ्री वर्ड लिख सकता है, वैकेंट लिख सकता है, इम्पिटी लिख सकता है, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट याद रखिए आप, ठीक है ना। चलिए सिंपल यूनिट सेल का तो हो गया हम लोग के पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग एफसीसी का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड डेरिवेशन लिखिए, एफसीसी यूनिट सेल। भाई साहब को तो जान ही रहे होंगे आप, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है पूरा नाम, लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था आपको सब, ठीक है ना। जनरली एफसीसी वर्ड ही लिखता है शॉर्ट में, ठीक है ना, जगह भी स्पेस भी बचता है, वरना टाइम वाइम ठीक चल रहा था, पूरा नाम भी लिखेगा आपका, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका एफसीसी, ठीक है। चलिए देखिए एफसीसी में क्या था हम लोग के पास, डायग्राम बना लेते हैं पहले हम, ठीक है ना।
आपसे परफेक्ट क्यूब बने तो बनाइएगा, ठीक है ना। हम तो बना के मान ले रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब है। लग रहा है क्यूब तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं लग रहा तो ठीक ठाक कर लीजिएगा, है कि नहीं। और वीडियो में क्या कर लीजिएगा, है कि नहीं। देखिए ठीक है ना, ये क्यूब बना लिया, ठीक है। ये बोल भी नहीं सकते कि सर सही कीजिए, क्यूब नहीं लग रहा है, ठीक है ना। देखिए फेस सेंटर में हम लोग पढ़ते हैं क्या ना एफसीसी में कि पार्टिकल कॉर्नर पे होगा, और कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल कहाँ होगा, फेस पर होगा। टोटल फेस कितना 6 फेस, सही जा रहा है, समझ नहीं, जो बैठा हुआ है समझ नहीं, सब बताने के लिए, ठीक है ना। 6 फेस है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग ने एक फेस कंसीडर कर लेते हैं, फ्रंट वाले फेस को। मतलब आप इस तरह समझिए बात को कि ये फ्रंट वाला फेस है, ठीक है ना, ये ठीक है। पार्टिकल कहाँ है ना, फेस के सेंटर पर है, ठीक है। वो परफेक्ट गोला नहीं बना है, ठीक है ना, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये फ्रंट वाला फेस है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। मतलब ये हम लोग पार्टिकल यहाँ बनाए, पूरा उतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हम थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्टिकल दूसरे को टच कर, जैसे ये टच कर रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बन गया है तो गोला भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं वो चूड़ी उड़ी से बना सकता है सिक्का उक्का सा, नहीं। चलिए ठीक है ना। खैर आप यूँ समझ लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो लेट करके आप वही चीज़ लिख लेंगे, ए इजकल टू फलाना और आर इजकल टू ढिमकाना। पीछे बता दिया था आपको, दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ए हम लोग का एज लेंथ है क्यूब का, ठीक है ना, और आर जो है वो पार्टिकल स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हम लोग के पास ये है, एज लेंथ है ये, है ना, और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना 2r, की इसका पूरा डायमीटर है ना। उस कॉर्नर पे जो पार्टिकल खड़ा होगा उसका रेडियस किया गया है, यहाँ जो फेस में पार्टिकल है इसका जो रेडियस लेंगे तो पूरा डायमीटर आएगा, तो डायमीटर 2r के बराबर होता है, क्योंकि सबको रेडियस के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और फिर इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा, ठीक है ना, वो वाला जो पार्टिकल है उसका भी रेडियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देख रहे हैं ना, है ना। तो ट्रायंगल बना है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC में AC बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, वो AC नहीं, हवा वाला AC नहीं, ठीक है ना। हाँ देखिए AB स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। बचपन में पढ़े होंगे सब आप, ठीक है। A स्क्वायर, ठीक है ना, कितना आएगा 2A स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं √2A लिख सकते हैं ना। AC बराबर हम लोग क्या आ गया, एयर कंडीशन, है ना जी, √2A, ठीक है। अब देखिएगा, अब AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए AC को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल तो टच करे एक दूसरे को, ठीक है ना, जैसे ये टच कर रहा है तो इसका अपना रेडियस r है, इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस r, तो टोटल कितना r 4r, 4, है ना। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, AC बराबर 4r, और AC बराबर 4r तो S किसके बराबर √2A लिख सकते हैं, √2A, ठीक है। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, √2A डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और √2 से √2 कैंसिल कर दिए तो क्या लिख सकते हैं, ये बाई 2√2, समझे कि नहीं, इसको ना समझा होगा, फिर बोलेगा कैसे कर दिए सर। देखिए इसको √2 छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2, अब ये मत पूछा कैसे, हाँ समझ नहीं, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं, √2 को मतलब 2 आएगा, फिर वापस से 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। दिस √2 सन्नाटा तो कैंसिल, ठीक है ना। तो A/2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन क्या आ गया, R इक्वल टू A/2√2, देखिए है ना, डिफरेंट पीछे वाले सिंपल यूनिट सेल के अंदर R इक्वल टू A/2 आया था ना, यहाँ पर R इक्वल टू A/2√2 आया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन। किसी टाइम पे भी ना पूछ सकता है वो आपसे, वो मतलब कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी 2018 में पूछे हुआ था क्वेश्चन,
18 में था, 17 में शायद था, 17 या 18 ऐसी कुछ था, ठीक है ना। बोर्ड में पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, और 2015 में पूछा हुआ जेई मेंस में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो रेडियस एलिमेंट से रिलेशन पूछता है, चाहे वो बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो, जनरली बीसीसी एफसीसी ही पूछता है। अब लिख लीजिए, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा आपको, या नहीं तो फिर आपको ड्रॉ करने आना, निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। और आपसे ये डायग्राम बनाना, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा डायग्राम बना, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, मेरे साथ बहुत बड़ा डायग्राम बन गया, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल एक दूसरे को टच भी करा सकते हैं, जैसे यहाँ टच करके रखा है ना, इसी तरह से, ठीक है ना। तो आप चाहिए तो बना सकते हैं उस तरह से, ठीक है। चलिए देखिए, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, क्या आएगा, ए क्यूब, है ना। चलिए डायग्राम हटा दें, हो गया जी। देखिएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालिए अब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 को आप छोड़ दीजिए, पाई को छोड़ दीजिए आप, आर कितना, a/2√2, a/2√2 का होल क्यूब। तो 4/3 पाई, ठीक है ना, 2a का होल क्यूब, a क्यूब आएगा, ठीक है ना, और 2√2 का होल क्यूब कितना, 2 4 8 16, है ना जी, 16√2, ठीक है ना जी, 8 मतलब 16 सही, ठीक है ना। 4 सन्नाटा, ठीक है, कितना आएगा, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 12√2, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आया हम लोग पास, ठीक है ना। अब समझिए बात को, देखिए इन एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है ना, एफसीसी यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर कितना, एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, लास्ट डेरिवेशन में आया था, वही टोटल पार्टिकल, सिंपल में तो 1 था, एफसीसी में 4, है ना। कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 करें तो 1 आएगा, और एफ फेस का 1/2 इंटू 6 3 आएगा, 3 + 1 4 डेरिवेशन में था। आपको बोले भी थे कि याद रखिए आप, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना कितना होता है, 4 पार्टिकल होता है। देखिए तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकल के आया इतना हम लोग पास, हम लोग टोटल पार्टिकल का वॉल्यूम चाहिए, तो 4 पार्टिकल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इधर देखिएगा, देखिए क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो 4 पार्टिकल 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। एक पार्टिकल वॉल्यूम, एक पार्टिकल वॉल्यूम कितना, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 12√2, है ना। 4 से सन्नाटा कीजिए, 3 आएगा, कितना आया, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 3√2, है ना। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ गया हमारे पास। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 3√2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना, a क्यूब, और परसेंट के लिए कितना 100, a क्यूब से a क्यूब सन्नाटा, पाई का वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है ना, छोड़िए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, पाई बाई 3√2 इंटू 100, है ना। पाई का वैल्यू
22/7 पुट कर लिए, 3 है, √2 का वैल्यू 1.414, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना, 74%। जिन महानुभावों का नहीं आए, ठीक है ना, मिस कॉल कीजिएगा मुझे आप, ठीक है, लिख लीजिए आप, ठीक है ना, चेक कर लो जी। पुट कर लीजिएगा 22/7 इसका वैल्यू या 3.14 जो पुट करना है, 3 और √2 का वैल्यू 1.414। बाकी सॉल्व कर लीजिए, बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं, है कि नहीं, चेहरे से भी आप लोग समझदार लगते हैं, हाँ? चेहरा से आपका दूर दिख रहा है ना जी, अरे सबको देख के क्या करूँगा, अभी घर पर है, ज़्यादा सेफ है कि नहीं, अभी ऐसे ही कोरोना चला हुआ, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना, ज़्यादा बाहर नहीं निकलिए, अपने भी सेफ़ रहिए, घर वालों को भी सेफ़ रखिए। आप कहीं जाइए आइए तो मास्क वास्क लगा के जाइए आइए, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कीजिए आप, ठीक है ना। चलिए हटाएं। ये 2011 में शायद ये IEEE में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, FCC का, कि FCC के अंदर ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लिख लेंगे, ठीक है ना। ऑक्युपाइड स्पेस कितना, 74% और अनऑक्युपाइड स्पेस कितना, 26%। अनऑक्युपाइड का मतलब फ्री स्पेस, वैकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस जो कहिए आप, ठीक है ना। तो एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस, फ्री स्पेस 26% होगा। तो जनरली फ्री स्पेस के बारे में ही पूछता है, ठीक है। तो ऑक्युपाइड स्पेस पैकिंग एफिशिएंसी 74% आने का मतलब ये हो गया ना कि अगर आप उस रूम के हर कॉर्नर पर, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम के हर कॉर्नर पर फुटबॉल खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, और फेस पे फुटबॉल खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और उस तरह का जो डायग्राम बताया था उस तरह से वो टच करता है दूसरे को, ठीक है ना। तो उस रूम का वो 74% वॉल्यूम जो है ना क्या कर लेगा, वो ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है ना। बाकी का 26% खाली हो गया एक जगह, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आते पहले आप, बाकी नेक्स्ट पढ़ें हम लोग FCC के बाद BCC पढ़ें, ठीक है ना। देखिए BCC, ठीक है। ना सही से डायग्राम नहीं बना, देखिए ये बॉडी का सेंटर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। पढ़े थे हम लोग कि बॉडी का सेंटर ऑफ पार्टिकल होगा, ठीक है ना। विशेष में यही पढ़ते हैं कि कॉर्नर पार्टिकल होगा और बॉडी का सेंटर ऑफ पार्टिकल होगा, है ना। तो कॉर्नर पार्टिकल बॉडी के सेंटर पार्टिकल है, ठीक है। इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R, इसका रेडियस R। इसके डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिएगा A लिख लीजिए, यहाँ पर B लिख लीजिए, यहाँ पर C लिख लीजिए, यहाँ D लिख लीजिए आप, ठीक है। समझिएगा थोड़ा इसका डायग्राम समझिएगा, ठीक है ना। ये जो है ना बॉटम साइड है, ठीक है ना। आप जिस रूम में बैठे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उस रूम में जो है ना, जहाँ पैर है आपका, फुट है, पैर है, ठीक है ना, उस वाले सरफेस को अपना इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला दीजिए,
ठीक है। तो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जैसे ही मिलाएगा तो देखिए फेस जो बॉटम साइड पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, बन रहा है ना। इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दे तो ये लाइन हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर बेस की तरह एक्ट करेगा ना। जहाँ पैर है ना आपको वहाँ देखिएगा आप, थोड़ा सा इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। आपको फर्स्ट क्लास में बताया था हम, ठीक है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये बेस जो है ना, ये बेस, ठीक है ना, ये बेस इस तरह का यूँ समझिए, यहाँ पैर है आपका रखा हुआ और हम लोग क्या किया ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए हैं, ठीक है कि ठीक है ना, बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या किए ना, ये जो पॉइंट है हम लोग यहाँ से ए को सी से मिला दिए हैं, ये ए है ये सी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए सी डी आपको, ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें देखिएगा ना आप अगर, तो ये देखिए ये जो है ना, ए और सी बेस की तरह ऐड करेगा, ए डी परपेंडिकुलर की तरह ऐड करेगा और सी डी हाइपोटेन्यूस की तरह ऐड करेगा। दिख रहा है आपको? थोड़ा अलग अलग हम बना दिए, ठीक है ना। यहाँ डी है आपके पास, यहाँ ए है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ सी है आपके पास। दिख रहा है आप अगर इमेजिन कीजिए थोड़ा सा ना, तो देखिए ये जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए सी या डी, ठीक है ना, इस वाला ट्रायंगल देखिए इस तरह का दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब आप तो एक बेसमेंट को मिलाए, पहले यहाँ से वहाँ बेस पर बना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। फिर एक बेस के पॉइंट को ना दूसरे रूम के डायगोनल से मिला दीजिए आप, जो आपका रूम का डायगोनल है बीच से। तो देखिए ये वाला लाइन जो है हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा और ये वाला बेस की तरह एक्ट करेगा ना। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? वो फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप बेस के पहले मिलाए तो बेस पर राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर बेस के एक पॉइंट को रूम से ना डायगोनल जो जाएगा ना, रूम के डायगोनली, ठीक है ना, आप मिला दीजिए तो आपको ट्रायंगल दिखेगा। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, इमेजिनेशन पावर वो शादी कार्ड की तरह होना चाहिए। अगर पार्टी उटी होगा, फोटो वोटो खिंचाएंगे जाकर के, एक महीने का तो सेल्फी वेल्फी ले लेंगे, नहीं ऐसा ऐसा जगह पोस्ट कर देना है तुम, नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक सब नहीं, गर्दा उड़ा देना है तुम, ठीक है ना। खैर, तो इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। देखिएगा आप यहाँ पर तो लेट वही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग मानने उनने में तो बहुत आगे हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ए और आर जो पहले आपको बताया, ये आपका एज लेंथ है क्यूब का, ठीक है ना, और आर जो है रेडियस है, ठीक है ना, स्फीयर का। तो देखिए यहाँ से यार एज लेंथ है हम लोग के पास, ठीक है ना, ये एज लेंथ है, ये वाला वर्टिकल जो है ए से डी, ठीक है ना, ये भी हम लोग के पास एज लेंथ है ना। ये बी से सी, ये भी हम लोग का एज लेंथ होगा, ठीक है। तो देखिए आप लिख लेंगे ये वाला, पीछे आपको लिखाया था सिंपल यूनिट में, ठीक है ना, बोल भी दिए थे कि देखिए दोबारा नहीं लिखाएंगे आपको, ठीक है ना। इन देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये ए सी हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, तो ए बी और का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का रूट अंडर के बराबर आएगा, ठीक है। बचपन में से फॉर्मूला पढ़े हैं आप, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा, 2a स्क्वायर कितना आएगा, √2a। आपको लगा सर ये तो पीछे भी आया था, ठीक है ना, सही बात आया था, ठीक है। अब देखिए अगेन, है कि नहीं, अगेन देखिएगा इन ट्रायंगल ए सी और डी, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम लोग किसका हाइपोटेनियस है, सी डी हाइपोटेनियस है। सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। दिख रहा है आपको, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो सी डी परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर हम लोग के पास है, और ए सी का वैल्यू पहले निकाल ली हम लोग। ए सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, √2a का स्क्वायर, है ना, और फिर ये ए स्क्वायर कितना आएगा, 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना आएगा, 3a स्क्वायर, √3 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, और एक का अंडर रूट निकालिएगा, एक स्क्वायर का तो ये आएगा, तो सी डी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप।
हो गया जी। चलिए देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा इसमें जो है ना, कहाँ लिखे, इधर ही लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं। देखिएगा सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं ना, नाउ सी डी किसके बराबर, आर, टू और आर, इसका रेडियस होगा इस कॉर्नर वाले का, और जो बॉडी सेंटर पे उसका पूरा डायमीटर आएगा, ठीक है ना, डायमीटर किसके बराबर, 2r के बराबर, ठीक है। तो टोटल सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4r बराबर √3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो r बराबर कितना लिख सकते हैं, √3a/4। ये रिलेशन आया रेडियस और एज लेंथ के बीच हम लोग के पास, ठीक है ना, किसमें, बीसीसी यूनिट सेल के अंदर। बीसीसी यूनिट सेल के अंदर रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन, तो रेडियस r इजकल टू √3a/4 है। सिंपल में क्या था, r इजकल टू a/2 था, और सॉरी एफसीसी में, ठीक है ना, एफसीसी में क्या था, r इजकल टू a/2 और सिंपल में r इजकल टू a/2 था। तो रिलेशन एज लेंथ का और रेडियस का रिलेशन आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ठीक है ना, एज ए फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है ना, तो बनना भी चाहिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, इधर हटा दीजिए सब, चलिए इधर हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालना है, पार्टिकल का वॉल्यूम कितना, 4/3 πr क्यूब, ठीक है ना, 4/3 πr, ठीक है ना। r का वैल्यू कितना, √3a/4, √3a/4 का होल क्यूब, तो 4/3 को छोड़ दीजिए, पाई को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसका होल क्यूब कर लीजिए, कितना आएगा, 3√3a³ / 4 का होल क्यूब 64 है ना जी, 16 64, ठीक है। चेक कर लेंगे हम, ठीक है ना, सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो फिर जो आएगा वही लिख लीजिएगा आप। 4 से कैंसिल करिए 16 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, √3, ठीक है ना, πa³ / 16। ये किसका वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आया, ठीक है ना हम लोग के पास, ठीक है। और कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, बीसीसी के लिए कर रहे हैं। तो बीसीसी में पार्टिकल कितना, 2 है ना, पढ़े थे हम लोग, लिख लिया था पहले आप, इन बीसीसी, ठीक है ना, यूनिट सेल टोटल पार्टिकल कितना, 2 है ना, यही था। सिंपल में टोटल पार्टिकल 1 था, एफसीसी में टोटल पार्टिकल 4 था, और बीसीसी में टोटल पार्टिकल 2 था। कैसे, तो 1/8 × 8 करें तो 1 आ गया, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, तो 1 + 1 2। वैसे भी आपको याद बात क्या करना है, आप तो समझ ही सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तब देखिए टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है, कितना, √3 πa³ / 16 है ना, कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा, √3 πa³ / 8, ठीक है ना। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ गया हमारे पास। चलिए अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, हटा दे लीजिए सब, लिख लीजिए, इधर आप लिख लीजिए अब, ठीक है ना। ठीक है ना, अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, आप लिख लीजिए पहले यहाँ तक। पैकिंग एफिशिएंसी नाउ, हो गया, देखिए हो गया जी। देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है टोटल, √3 πa³ / 8, ठीक है ना। और क्यूब का वॉल्यूम कितना था पीछे, क्यूब का वॉल्यूम a³, ठीक है ना, फॉर्मूले का ये 100 है,
दिस सन्नाटा, ठीक है ना। √3 का वैल्यू 1.732, पाई का वैल्यू 22 बटा फलाना, ठीक है ना, फलाना मतलब 7, ठीक है ना, और फार्मूले का 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, 68% आएगा। जिन महानुभावों का नहीं आए, ठीक है ना, अब विजिट को ज़रूर करेंगे आप, ठीक है, चेक कर लेंगे आप, ठीक है ना। ये रिजल्ट है, ठीक है ना। अगर बॉडी सेंटर्ड के केस में अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें 68% होगा, ऑक्यूपाइड और फ्री स्पेस कितना होगा 32%, है ना। यही तो 2018 में पूछा था बिहार बोर्ड में, तो आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। दिख रहा है उधर, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है पक्का है? तो अनऑक्युपाइड स्पेस लिखिए, फ्री स्पेस लिखिए, एम्प्टी स्पेस लिखिए, वैकेंट स्पेस लिखिए, बतवाई सेम से बर्तनी बनी डिफरेंस। रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये और यहाँ पे मेंशन कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। अनऑक्युपाइड का मतलब है भाई फ्री स्पेस है, ठीक है ना, वैकेंट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है ना। एक ही चीज़ है, सब घबराइएगा नहीं वहाँ देख करके, ना तो कहीं खोजते रहिएगा कि मास्टर पढ़ाई था कि नहीं पढ़ाई था, ठीक है। चलिए, ये तीनों का डेरिवेशन कर लिए हम लोग, ठीक है ना। और आप इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डेरिवेशन करके मुझे भेज देंगे आप, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी हम 3 का निकाले, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, एक इंड पढ़ाया था आपको हम, ठीक है ना। इंड सेंटर्ड का आप खुद से भेजेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब पूछता हो तो आपको बता दिया हम, ठीक है ना। आप याद रखिए, रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। या नहीं तो डेरिवेशन आपको पता हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है, ठीक है ना। फ्री का था नंबर सब बताइए। देखिएगा क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि हाँ सर इतना फ्री का नंबर है सब, उसके बाद भी आंधी चला था उस साल, पता है ना आपको, तो बताया है कहानी। हम तो 17 का नाम सुन तो अच्छा अच्छा काँपे लगता था वो, सुन। BSc 2017 ब्रैकेट में लिखिएगा आंधी, ठीक है ना। लिखिए लिथियम, लिथियम Li, देखिए लिथियम एटम क्रिस्टलाइजेज BCC स्ट्रक्चर, लिथियम एटम क्रिस्टलाइजेज BCC स्ट्रक्चर, लिथियम एटम क्रिस्टलाइजेज BCC स्ट्रक्चर, lithium atom crystallizes BCC structure if edge length of the cubic unit cell of lithium atom, if edge length of lithium atom is 351 picometer, is 351 picometer. Calculate its radius, calculate its radius, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। एज लेंथ किसे डिनोट किए, ए से, कितना 351 पिकोमीटर, ठीक है ना। क्या निकालना है, रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा है कि लिथियम एटम क्रिस्टलाइजेस कैसा स्ट्रक्चर, हाँ ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अभी BCC जो लिख दिया ना, तो आपको रिलेशन BCC के केस में याद होना चाहिए,
तो अभी हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश किए थे बीसीसी केस में आर और एज लेंथ के बीच, ठीक है ना। आर इजकल टू √3/4 है ना। फ्री का नंबर है सब, तो नहीं बने कुछ नहीं करना, चुल्हे में पानी लेना है, छींटा मार के निकल लेना है। अब तेज़ बच्चा ये पूछ सकता है छींटा किस पे मारना है सर, अपने पे मारना है कि बगल वाले पे मारना है ना। अपने ही पे मारना है, बगल वाले पे नहीं मारना है, ठीक है। √3 ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। छोटा भाई बहन होगा क्लास में घर में तो उसे पूछ लीजिएगा आप, ठीक है ना। एज लेंथ कितना 351/4 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। शायद 152 आता है, शायद के आसपास आता है, ठीक है ना। देख लेंगे आप। हाँ, साइंटिस्ट बच्चा ये पूछा सर पिकोमीटर को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। कीजिए नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि देखिए √3 कांस्टेंट वैल्यू, 4 कांस्टेंट वैल्यू, अल्टीमेटली एज लेंथ का यूनिट जिसमें होगा रेडियस का यूनिट भी उसी में आने वाला है। तो आप मीटर में चेंज कीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पिकोमीटर में आंसर छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में मेंशन करता है कि हाँ उसको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, मीटर में आंसर चाहिए, नैनोमीटर में आंसर चाहिए, एंगस्ट्रम में आंसर चाहिए, एक बात है। कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो मेरी मर्जी भाई, हम चेंज करें नहीं करें, पिकोमीटर में निकाल के छोड़ देंगे आंसर। बताइए फ्री का नंबर है कि नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बताइए कितना आसान है कि नहीं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देख लिए, बाकी 2 क्वेश्चन लिखा दे रहा, बना लीजिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा। और अभी तो क्वेश्चन आज लाए नहीं हम, ठीक है ना। जेई में भी क्वेश्चन पूछे हुआ था, मेंस में 2015 में, ठीक है ना। देखते हैं, नहीं तो अगली क्लास से बनवा देंगे, या नहीं तो आपको ग्रुप में भेज देंगे हम, ठीक है। लिखिएगा, लिखिए आयरन क्रिस्टलाइजेज BCC structure. Iron crystallizes BCC structure. Iron crystallizes BCC structure. Iron crystallizes BCC structure. If edge length of the unit cell, if edge length of the unit cell is 286 picometer, if edge length of the unit cell is 286 picometer, ठीक है ना। कैलकुलेट its radius, calculate its radius, कैलकुलेट इट्स रेडियस, ठीक है ना। क्या लिखा जी क्वेश्चन, क्या लिखा, पढ़ो तो सा। सही, ठीक है ना। लिखिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिए एल्युमिनियम एटम क्रिस्टलाइजेज FCC स्ट्रक्चर। Aluminium atom crystallizes FCC structure. Aluminium atom crystallizes FCC structure. Calculate its edge length. Calculate its edge length if its radius is 125 picometer. If its radius is 125 picometer, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे आप। कुछ क्वेश्चन NCERT में भी बुक लाए हो जी, है देखो, असाइनमेंट लाए हो तो असाइनमेंट भी नहीं लाए, मोबाइल में है, ठीक। पता नहीं क्वेश्चन नंबर कितना है, याद तो रही है 1 पॉइंट कितना होगा शायद, देखते हैं, ठीक है ना। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा, कौन कौन सा क्वेश्चन है बता दे रहे हैं, बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। पेज नंबर है 31 पे,
ठीक है। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर जो है 1 पॉइंट ना आ गया है, फिर से वापस ऐड कर दिया गया 1.8, ठीक है ना। 1.8, 1.12, ठीक है, और है 1.21, ठीक है ना, 1.24, ठीक है। ये सब बना लेंगे क्वेश्चन आप, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। असाइनमेंट में देख लेते, बुक असाइनमेंट है जिला, ये तो असाइनमेंट मोबाइल में तुम्हारे पास है ना, देख लेते क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए असाइनमेंट में ना 1 to 9 बना लेंगे हम, ठीक है ना। वन टू नाइन, ठीक है। हाँ, जो जो बना ली है ठीक है, अच्छी बात है, आपको ग्रुप में मैंने बता दिया था, ठीक है ना। जो नहीं बना है ना, अब 1 to 9 कंप्लीट कर लेंगे, बाकी इसमें जो भी बचा हुआ क्वेश्चन सब देख लेंगे आप, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो देख लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। बाकी तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है, इतना कंप्लीट करें आप पहले, ठीक है, उसके बाद बाकी देखते हैं एटमशिप, ठीक है ना, कितना है। चलिए ठीक है, छोड़िए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। इतना कंप्लीट कर लीजिए, बना करके भेज देंगे आप, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ाई लिखाई कीजिए, खाइए पीजिए बढ़िया से एकदम, चलिए।